नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और आज का हमारा टॉपिक है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, जिसको हम राज्य के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। आजकल लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत अत्यधिक लोकप्रिय है। विश्व के अनेक देश जो ब्रिटिश तथा फ्रेंच साम्राज्यवाद के पंजे से कुछ वर्ष पहले मुक्त हुए थे, अब लोकतंत्र तथा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाने के लिए उत्सुक हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अब इतनी लोकप्रिय हो गई है कि अनेक विद्वानों ने इसकी परिभाषा करनी आरंभ कर दी है। डॉक्टर अब्राहम ने कहा है, कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। डॉक्टर गार्नर के अनुसार कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय धन तथा जीवन के भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक स्तर को विस्तृत करना है। मैकाइवर ने कहा है कि राज्य का सकारात्मक तथा नकारात्मक कार्य शासन व्यवस्था को ठीक स्थिति में रखना तथा मानवीय व्यक्तित्व का विकास करना है। हॉब्सन ने कहा है कि आज राज्य एक डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, व्यापारी, उत्पादक, बीमा कंपनी का एजेंट, मकान बनाने वाला, नगर योजना तैयार करने वाला तथा रेलवे नियंत्रक आदि हो गया है। कांट ने कहा है कि कल्याणकारी राज्य का अर्थ उस राज्य से है जो अपने नागरिकों के लिए अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे। जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक भाषण में कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए कहा था, सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक हितकारी राज्यों का आधारभूत तत्व है। GDH कोल ने कल्याणकारी राज्य की परिभाषा करते हुए कहा है कि कल्याणकारी राज्य वह है जिसमें प्रत्येक नागरिक को रहन सहन के निम्नतम स्तर तथा अवसर प्राप्त हों। आर्थर श्लेसिंगर ने कल्याणकारी राज्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि कल्याणकारी राज्य वह व्यवस्था है जिसमें सरकार रोजगार, आय, शिक्षा, डॉक्टरी सुविधा, सामाजिक सुरक्षा तथा आवास के निर्धारित स्तर को सभी नागरिकों को प्रदान करने के लिए सहमत हो। हर्बर्ट एच लेमैन के शब्दों में कल्याणकारी राज्य वह है जिसमें लोगों को अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करने का अवसर प्राप्त हो, उन्हें अपनी प्रतिभाओं के लिए समुचित पुरस्कार मिले तथा वे भूख, गृह विहीनता तथा जाति, धर्म अथवा रंग एवं भेदभाव के भय से मुक्त होकर सुखी रह सकें। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के कार्य क्षेत्र का एक आधुनिक सिद्धांत है। यह शब्द सामान्यतः उस राज्य के लिए अपनाया जाता है जो अपने नागरिकों के लिए केवल न्याय, सुरक्षा तथा आंतरिक व्यवस्था करके ही संतोष नहीं कर लेता, अपितु उनके कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जीवन के समस्त आयामों के विकास पर बल देता है। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा व्यक्तिवाद तथा समाजवाद का मिश्रण है। यह व्यक्तिवाद की भांति व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं करती और समाजवाद की भांति अधिक से अधिक कार्यों का निष्पादन करती है। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के पीछे यही ध्येय है कि व्यक्ति को सुखी एवं समृद्ध बनाया जाए और इस हेतु राज्य द्वारा आवश्यक सेवा कार्यों का निष्पादन किया जाए। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विकास में इंग्लैंड का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। बेंथम और JS मिल के
उपयोगितावादी चिंतन में कल्याणकारी राज्य का दर्शन समाहित है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय जिस निर्धन कानून की सृष्टि गरीबों एवं शारीरिक दृष्टि से अयोग्य व्यक्तियों को राहत देने के लिए की गई थी, उसमें जनहित की भावना निहित थी। इंग्लैंड के फेबियन सामाजिक दार्शनिकों ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की प्रगति में परोक्ष रूप से योगदान किया है। इंग्लैंड की श्रमिक दलीय सरकार ने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण द्वारा अनेक प्रगतिशील नीतियां अपनाई। आधुनिक युग में प्रोफेसर हेराल्ड लास्की को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले विचारकों में प्रमुख माना जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के उदय के कारण। कल्याणकारी राज्य की धारणा के उदय के प्रमुख कारण अग्रलिखित हैं। व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। कल्याणकारी राज्य आदर्श व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित कर दिया गया था और राज्य ने हस्तक्षेप की नीति अपना ली थी। इससे औद्योगिक क्रांति के युग में मजदूरों की दशा दयनीय हो गई। कारखानों के पूंजीपति श्रम के अनुसार वेतन न देकर श्रमिकों का शोषण करते थे। राज्य पूंजीपतियों और मजदूरों के इन संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करता था। अतः शनह ऐसी व्यक्तिवादी विचारधारा के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। यह अनुभव किया गया कि मजदूरों की दशा सुधारने के लिए हस्तक्षेप नीति का परित्याग कर राज्य को सक्रिय हस्तक्षेप करना चाहिए। सर्वप्रथम इंग्लैंड में मजदूरों के हितों के लिए राज्य ने कानून बनाए और इस प्रकार राज्य की लोक कल्याणकारी धारणा का सूत्रपात हुआ। दूसरा कारण है मार्क्सवादी साम्यवाद के प्रभाव का भय। कार्ल मार्क्स और एंजिल ने वर्ष 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। वर्ष 1917 में लेनिन के नेतृत्व में सोवियत रूस में साम्यवादी क्रांति हुई तथा मार्क्स की विचारधारा को ठोस आधार प्राप्त हुआ। साम्यवाद के भय के कारण पाश्चात्य देश पूंजीवादी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने लगे और लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को अपनाने लगे। अगला कारण है लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा का प्रचलन। मार्क्सवादी साम्यवाद हिंसा और क्रांति के उपायों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा का उदय हुआ। यह धारणा शांतिपूर्ण और वैध उपायों द्वारा सामाजिक परिवर्तन करना चाहती है। इस विचारधारा के समर्थक राज्य को एक लोक कल्याणकारी संस्था मानते हैं। यह धारणा राज्य की सहायता से समाजवाद की स्थापना करना चाहती है। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ एवं परिभाषा। लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो राज्य द्वारा किए जाने वाले साधारण कार्यों के अतिरिक्त लोक कल्याणकारी गतिविधियां जैसे बेकारी दूर करना, बीमा योजनाएं, वृद्धावस्था पेंशन व अन्य सुरक्षा प्रदान करना आदि संपन्न करता है। लोक कल्याणकारी राज्य के निम्न उद्देश्य हैं। पहला है लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य नागरिकों द्वारा सच्ची स्वतंत्रता के उपभोग को संभव बनाना है। दूसरा उद्देश्य है राज्य के कार्यक्षेत्र के विस्तार से व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करना। जनता के सभी वर्गों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाना। सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। सामाजिक कार्यों को संपन्न करना लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से सर्वांगीण विकास संभव हो सके।
लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण। लोक कल्याणकारी राज्य के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। कल्याणकारी राज्य आर्थिक न्याय के आदर्श पर कार्य करता है। समाज में विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को धनी वर्ग की आय पर अधिक कर लगाकर कम करने का प्रयास करता है। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा। कल्याणकारी राज्य नागरिकों को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर, निर्बलों एवं कमजोर वर्गों को सहायता, बीमारी एवं वृद्धावस्था में आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। सामाजिक न्याय समाज में विद्यमान सामाजिक विषमताओं, कुरीतियों, अंधविश्वासों को दूर कर समाज के पिछड़े व दलित वर्ग को सामान्य धारा में लाने का प्रयास करता है। वस्तुतः कल्याणकारी राज्य एक समाज सेवी राज्य होता है। ऐसा राज्य निरक्षरता व निर्धनता को दूर करने के साथ साथ श्रम न्यायालय, वाचनालय, पार्क, सड़क, आवास, प्रसूति गृह, दलितों द्वार के कार्यक्रम आदि की व्यवस्था करता है। व्यक्तिवाद तथा समाजवाद का मध्य वर्ग। लोक कल्याणकारी राज्य दो अतिवादी धारणाओं व्यक्तिवाद एवं समाजवाद के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। इस प्रकार के राज्य में राज्य के कृत्यों में वृद्धि होती है, किंतु व्यक्ति के महत्व को भी स्वीकार किया जाता है तथा उसकी स्वतंत्रता बनी रहती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना। कल्याणकारी राज्य का विचार केवल राष्ट्रीय ही न होकर अंतर्राष्ट्रीय भी है। राष्ट्रीय लोक कल्याण के साधनों को स्थायी बनाने के लिए आवश्यक है कि किसी राज्य विशेष के हित साधन के साथ अंतर्राष्ट्रीय हित साधन का भी ध्यान रखा जाए। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों को दो वर्गों में बांटा जाता है, अनिवार्य और ऐच्छिक। अनिवार्य कार्यों के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो राज्य की सुरक्षा से संबंध रखते हैं, जैसे आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना, प्रतिरक्षा और न्याय आदि। ऐच्छिक कार्य वे होते हैं जिन्हें नागरिकों की भलाई के लिए राज्य द्वारा निष्पादित किया जाता है। कल्याणकारी राज्य के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है समाज सुधार। कल्याणकारी राज्य मद्य निषेध, बाल विवाहों की रोकथाम, छुआछूत, जाति प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन का प्रयास करता है। दूसरा है श्रम का नियमन। कल्याणकारी राज्य श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहता है। वह उचित पारिश्रमिक, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, असहाय अवस्था में मजदूरों की सहायता आदि का प्रबंध करता है। अगला कार्य है कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नियमन। राज्य कृषि, उद्योग तथा व्यापार का इस प्रकार नियमन करता है जिससे किसी का शोषण न हो। कृषि के विकास के लिए अच्छे बीज, सिंचाई आदि की सुविधा राज्य प्रदान करता है। असहाय तथा पीड़ितों की सहायता। कल्याणकारी राज्य असहाय एवं पीड़ित व्यक्तियों के लिए आवास, गृह, वृद्धावस्था पेंशन, निःशुल्क चिकित्सा तथा रैन बसेरों आदि की व्यवस्था करता है। अगला कार्य है शिक्षा। लोक कल्याणकारी राज्य का दायित्व है कि वह नागरिकों की शिक्षा की व्यवस्था करे। इस दृष्टि से उसे प्रारंभिक शिक्षा, महिला एवं प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य के द्वारा वाचनालयों तथा पुस्तकालयों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। नैतिक उन्नति के साधनों का विकास। राज्य को भौतिक उन्नति के साथ नैतिक उन्नति हेतु भी
व्यवस्थाएं करनी चाहिए। इसके लिए व्याख्यान मालाएं, रेडियो, टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाओं आदि का सहारा लिया जा सकता है। स्वास्थ्य रक्षा, स्वच्छता एवं रोगों की रोकथाम के लिए राज्य को पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। जन स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय तथा चिकित्सा अनुसंधान केंद्र खोलने चाहिए। श्रमिकों, स्त्रियों, बालकों आदि के लिए चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। अगला है आर्थिक सुरक्षा। राज्य को आर्थिक व्यवस्था में ऐसा सुधार करना चाहिए जिससे कि सभी नागरिकों के लिए गरिमापूर्ण जीवन यापन की दशाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। सभी व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। अगला है परिवार नियोजन संबंधी कार्य। राज्य को जनसंख्या सीमित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे वर्तमान जनसंख्या के जीवन स्तर को उन्नत किया जा सके। परिवार नियोजन कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए लोगों की सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए। वास्तव में राज्य के ऐच्छिक कार्यों की सूची निर्धारित नहीं की जा सकती है। राज्य का कर्तव्य नागरिकों के लिए उन सब सुविधाओं तथा व्यवस्थाओं को उपलब्ध करवाना है जिनके द्वारा उनकी भलाई व उन्नति संभव हो सके। लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना। आलोचना में निम्न तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला है व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन। कल्याणकारी राज्य की प्रणाली द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है, यह इसकी प्रमुख आलोचना है। राज्य बहुत से कार्य केवल अपने ही नियंत्रण तथा तत्वाधान में करता है। ऐसी परिस्थितियों में राज्य की शक्ति में वृद्धि हो जाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। राज्य की बाध्यकारी शक्ति का उपयोग बढ़ जाता है और उसी मात्रा में व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। दूसरी जो कमी है वह है राज्य की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग। आलोचकों का मत है कि कल्याणकारी राज्य की आड़ में धनी वर्ग से कर के माध्यम से धन लेकर समाज में समानता स्थापित करने के लिए राज्य की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जो उचित नीति नहीं है। अगला है नौकरशाही की समस्या। लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत अधिकांश कार्य नौकरशाही द्वारा किए जाते हैं। सरकार के कार्यों एवं दायित्वों में वृद्धि के कारण प्रशासन का ढांचा बहुत विस्तृत हो जाता है। शासन की शक्ति सरकारी कर्मचारियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है, जिससे नौकरशाही की निरंकुशता बढ़ने का भय रहता है। जन कल्याणकारी अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं को ये नौकरशाह अपने स्वार्थों के कारण असफल बना देते हैं। अगला है प्रेरणा का अभाव। लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा प्रदान की गई सेवाएं सबको ही प्राप्त होती हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी जो स्वयं अपने संकट का निवारण करने की क्षमता रखते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं जो आत्मनिर्भरता की आवश्यकता नहीं समझते हैं और राज्य पर आश्रित हो जाते हैं। अगला है समग्रवादी शासन का भय। कल्याणकारी शासन में वस्तुतः जनतंत्र की आड़ में समग्रवादी प्रवृत्तियों का विकास होने लगता है। ऐसा राज्य साम्राज्यवाद को बढ़ावा देकर निरंकुश राज्य की सत्ता स्थापित करता है। अगला है खर्चीला शासन। कल्याणकारी राज्य पर्याप्त खर्चीला होता है। समस्त कार्य राज्य द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। फलतः ज्यों-ज्यों राज्य का नियंत्रण बढ़ता है त्यों महंगाई और लागत भी बढ़ती जाती है। उत्पादन में कमी। कल्याणकारी राज्य में सामान्य जन की भलाई के लिए राज्यों को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। इसके लिए सरकार को धनी व्यक्तियों पर बड़े पैमाने पर कर लगाने होते हैं। इससे धनी व्यक्ति हतोत्साहित होकर उत्पादन एवं विकास के प्रति उदासीन हो जाते हैं।
निष्कर्ष। कल्याणकारी राज्य के विरोध में किए जाने वाले तर्क समुचित नहीं है। इंग्लैंड में लोक कल्याणकारी सेवाओं में वृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा राज्य की भूमिका के मध्य समुचित समन्वय स्थापित किया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय को अपना लक्ष्य मानता है, जिसकी प्रेरणा इसे समाजवाद से मिली है। अतः समाजवाद को ही कार्यान्वित करने वाली प्रजातांत्रिक व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य है। तो ये था राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।